Hello friends, myself Dr. फरजाना अंजुम। आई एम ए प्रैक्टिसिंग गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन और मैं तकरीबन 12 साल से फील्ड में हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन ये मेरा पहला व्लॉग है और इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत बार वक्त की कमी की वजह से मैं अपने पेशेंट्स की बहुत सारी कंसर्न्स को दूर नहीं कर पाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड व्लॉग्स बनाए जाएं जिनमें ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस हो सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो वजाइनल डिस्चार्ज है, या सिंपली जिसको आप वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में जिसको ल्यूकोरिया कहा जाता है। और गायनेकोलॉजिस्ट अपनी पूरी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स इसी प्रॉब्लम्स के देखती हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं बताऊंगी कि एक्चुअली नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है, कितना अमाउंट इसका सेफ है, कितना अमाउंट अनसेफ। नॉर्मल आप कैसे पहचानेंगे, अब नॉर्मल आप कैसे पहचानेंगे। वजाइनल डिस्चार्ज एक्चुअली होता क्या है। वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है एक क्लियर फ्लूइड होता है वाइटिश कलर का, जो कि वजाइना से आता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज ये एंड हो जाता है। इसमें सिक्रेशंस होते हैं, यूटेराइन सिक्रेशंस होते हैं, थोड़े सर्वाइकल सिक्रेशंस होते हैं और वजाइनल सिक्रेशंस होते हैं। इसके अंदर सेल्स होती हैं, साथ में कुछ जो है बैक्टीरिया होते हैं। तो एक्चुअली वजाइना का 2/3 अपर पोर्शन जो है वो डोडरलिन बैसिलाई को हार्बर करता है, और जो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और जिससे वजाइना का पीएच मेंटेन होता है। तो ये नॉर्मल बात एक मैंने आपको बता दी है। अब काम क्या है इस वजाइनल डिस्चार्ज का। तो काम ये है इसका कि चूंकि ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए ये इटसेल्फ जो है वजाइना को क्लीन करता है, हेल्दी बनाता है और बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं अमाउंट पर। बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कितना अमाउंट नॉर्मल होता है। वो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज को भी हम नॉर्मल समझने लगते हैं। तो अमाउंट जो है वो 2 to 5 ml जो है पर डे के हिसाब से नॉर्मल है। दैट मीन्स कि 1 टीस्पून के आसपास ये नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ये मिल्की हो सकता है, क्लीन वाइट हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, थोड़ा गुई हो सकता है, और इसके अंदर यूजुअली कोई स्मेल नहीं होती है। तो ये मैंने आपको नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज बताएंगे। अच्छा, अब इस बारे में बात करते हैं कि कब ये नॉर्मली बढ़ जाता है और कब ये नॉर्मली कम हो जाता है। तो नॉर्मली ये बढ़ता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब लड़की को पीरियड्स आने वाले होते हैं या आ गए होते हैं, उस टाइम ये नॉर्मली बढ़ जाता है। सेकंड, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब आपका अंडा फूटता है। फिर उसके बाद पीरियड आने से 2-3 दिन पहले और पीरियड आने के 2-3 दिन बाद भी वजाइनल सिक्रेशन नॉर्मली बढ़े हुए होते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपकी वजाइनल सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है। उसका कारण ये है कि आपका जो यूट्रस है वो बहुत सारे ब्लड की सप्लाई ले रहा होता है बिकॉज ऑफ फीटल ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है, और इसी वजह से वजाइना से बहुत सारे डिस्चार्ज होने लगते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। कम कब होता है, तो जब मेनोपॉज हो जाता है, यानी आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उस टाइम ये कम हो जाता है। या फिर आप किसी कैंसर के थेरेपी के लिए गए हों, कीमोथेरेपी के लिए गए हों या रेडिएशन थेरेपी के लिए गए हैं, तो उसके बाद ये सिक्रेशंस नॉर्मली कम हो जाते हैं। अब कैसे आप पहचानें कि आपका जो है डिस्चार्ज वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। तो एब नॉर्मल डिस्चार्ज की कुछ खासियत है। एक तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने लग जाएगा। सेकेंड थिंग, हो सकता है इसकी स्मेल परवर्टेड हो जाए, यानी फिशी हो जाए, बहुत अजीब सी स्मेल हो जाए, इसकी रंग चेंज हो जाए, वाइट या क्लियर वाइट की जगह ये ग्रीनिश हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, रेडिश हो जाए, या फिर जो है ग्रे कलर का आने लग जाए। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज को बताते हैं। उसके अलावा से इचिंग हो आपको, बर्निंग हो आपको, है ना, तो उस टाइम आपको फीवर हो, बैक एक हो, एब्डोमिनल पेन हो, तो आप समझ जाइए कि आपका जो डिस्चार्ज है वो इन्फेक्टिव हो चुका है या कोई उसका कारण है। अब कारण क्या हो सकता है इसका। कारण का जो है, कभी ये यूटेराइन कारण की वजह से होता है, यूटेराइन कॉजेस की वजह से, कभी सर्वाइकल कॉजेस की वजह से, कभी वजाइनल कॉजेस की वजह से।
तो कभी इसका कॉज जो है सिंपली इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, मोनीलियल बैक्टीरियल वजाइनोसिस या गोनोरिया। ये भी, और कभी जो है इसका कारण जो है कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो ये तो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो भी आपकी प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, वो डिसाइड करेगी कि एक्चुअली आपका डिस्चार्ज किस किस्म का है। हो सकता है कि वो कुछ टेस्ट कराए आपके, जिससे ये कंफर्मेशन हो सके कि एक्चुअली जो है आपका डिस्चार्ज किस टाइप का है, या इन्फेक्टिव है, या कोई और कारण है, या फिर पॉलिप्स की वजह से आ रहा है, या फिर यूटेराइन ग्रोथ की वजह से आ रहा है, या फिर इन्फेक्शंस की वजह से आ रहा है। ये डिसीजन डॉक्टर्स का है, ये डॉक्टर्स ले लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि डॉक्टर, दवा तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा क्या पर्सपेक्टिव है इसमें, कैसे हम अपनी तरफ से इस इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ट्रीटमेंट के लिए हो, आप डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट ले रहे हो या इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या खाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं जो आप अंडरवेयर या अंडरगारमेंट्स आप ये लोग यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। तो सिंपली जो है आप ब्रीदेबल फैब्रिक के पैंटीज यूज करिए। सबसे ज्यादा तो कॉटन है, लूजली फिट हो, टाइट फिट ना हो। नायलॉन की पैंटीज या पॉलिएस्टर या स्पैंडेक्स के लिए प्लीज मत जाइए, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी वजाइनल माइक्रोबियोम को अल्टर कर देते हैं। साथ में ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं, और मॉइस्चर को ट्रैप करने की वजह से ये खुद भी इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं। तो प्लीज जो है आप कॉटन के लूजली फिट अंडरगारमेंट्स यूज करिए, और इसको एक दिन में 2 बार बदलिए। कोशिश करके जब इन्फेक्टिव पीरियड में आप हो तो एक दिन में 2 बार बदलिए। और हो सके तो रात में आप इनको ना पहने, उसकी जगह पे आप क्या करें कि जो लूजली फिट पजामाज जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूज करें, क्योंकि आपके प्राइवेट एरिया को एयर चाहिए और ड्राई रहना है इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए। सेकेंड थिंग आती है कि आपकी क्लीनिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। तो आप जब भी बाथरूम जाते हैं, प्लीज वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, सामने से पीछे की तरफ हाथ से वॉश करें, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी आपकी वजाइनल ऑरिफिस के कांटेक्ट में ना आए। इससे आप चांसेस को, इन्फेक्शन के चांसेस को काफी हद तक कम कर देंगे। थर्ड चीज ये है कि आप जब पीरियड्स में हो, एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, तो आपको क्या करना है कि अनसेंटेड पैड्स यूज करें। ऐसे पैड्स यूज करें जिनमें कॉटन ज्यादा हो, और ऐसे पैड्स यूज ना करें जिनके अंदर प्लास्टिक के मटेरियल ज्यादा मिल रहे हो। कोशिश करें कि अनसेंटेड पैड्स हो, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ओडर ना हो, ऐसे पैड्स यूज करें। अब आपको क्या नहीं करना है, पहली बात तो बताना चाहूंगी आप लोगों को कि सिर्फ जो है वॉश करना है आपको अपने वल्वा को, अपने प्राइवेट पार्ट को प्लेन वाटर से, प्रेफरेबली अगर वार्म वाटर हो, हल्का सा गुनगुना पानी ले ले और उसी से वॉश कर ले, वो काफी है आपके लिए। कोई भी सेंटेड सोप या सेंटेड शैम्पू इस्तेमाल ना करें, बस प्लेन वाटर से सिंपली वॉश कर दें। क्योंकि सेंटेड सोप क्या करते हैं या सेंटेड शैम्पूस क्या करते हैं कि आपकी वजाइना के पीएच को अल्टर कर देते हैं। फिर बहुत बार क्या होता है, उससे इरिटेशन होने लग जाती है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। वजाइनल वॉश का क्या रोल है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट इसको जो है प्रेस्क्राइब करते हैं, कितना ये कम करता है इन्फेक्शन को, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये अलग ही डिस्कशन का टॉपिक है। तो इसको किसी और ही व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अब क्या नहीं करना है, ये कभी भी वजाइना के अंदर वॉश करने की कोशिश ना करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी पेशेंट्स, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि जब उनको इन्फेक्शन होता है इस टाइप का, तो क्या करती है, वो सेवलॉन वाटर से डूशिंग करने लग जाती हैं या डिटॉल वाटर से डूशिंग करने लग जाती हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, कोई भी इरिगेशन आपको वजाइनल के अंदर नहीं करना है। प्लेन आपको अपने प्राइवेट पार्ट को ऊपर से अच्छे से क्लीन कर लेना है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम प्लेन वार्म वाटर। कोई भी डूशिंग इस्तेमाल ना करें एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। बेटर होगा कि आप टैम्पून्स यूज ना करें, गो फॉर अ रेगुलर पैड जो आपका मार्केट में अवेलेबल है। जो पीरियड फ्रेंडली पैड होते हैं, पीएच फ्रेंडली पैड्स होते हैं, उनको प्लीज यूज करिए। और और क्या नहीं करना है, सोप प्लीज नहीं यूज करिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडर वाले सोप नहीं यूज करिएगा। अगेन ये क्या करते हैं कि आपकी जो है वेजाइनल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं।
और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप किसी इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट पे हैं, तो आपको अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको नॉर्मल जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं, उनके साथ वॉश मत करिए। प्लीज़ अलग से उनको वॉश करिए। उनको वार्म वाटर से वॉश करिए और हो सके तो डायरेक्ट सनलाइट में सुखाइए या फिर आयरन करिए। उससे आप जो है काफ़ी हद तक उनको इन्फेक्शन फ्री बना सकते हैं। लेकिन डर्टी क्लोथ्स के साथ उनको प्लीज़ मिक्स ना करें। अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या का आपको करना है, क्या नहीं करना। अब आते हैं क्या खाना है आपको। सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी से कंसर्न होते हैं कि क्या परहेज़ रहेगा, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए क्या हम खाएँ और क्या चीज़ ना खाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि जो है आपको एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन दही खाना चाहिए, योगर्ट के लिए जाइए। योगर्ट के अंदर जो है लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो वजाइनल जो है लैक्टोबैसिलस को सपोर्ट करते हैं, माइक्रोबियोम को बैलेंस करते हैं और हेल्प करते हैं ओवरकम करने में, इन्फेक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। और जब भी योगर्ट लेने जाएँ या दही लेने जाएँ, प्लीज़ गो फॉर अनस्वीटेंड। जो मीठी ना हो, वो दही लेके आएँ या वो योगर्ट लेके आएँ। स्वीटेंड योगर्ट यूज़ ना करें। नेक्स्ट जो है आपको फ्रूट्स के बारे में कुछ बता देती हूँ कि कैसे फ्रूट्स वगैरह आपको यूज़ करने हैं। तो गो फॉर सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे बेरीज हैं, कीवी है और ऑरेंजेस हैं, मौसम्बी हैं। बहुत सारे विटामिन इनके अंदर होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, के, बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी बहुत सारा होता है इनके अंदर। और ये क्या करते हैं, विटामिन सी जो है इटसेल्फ जो है सेल डैमेज को ठीक करने में हेल्प करता है। तो और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो गो फॉर सिट्रस फ्रूट्स। उसके अलावा आपको फाइब्रस फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे एप्पल्स हैं, स्वीट पोटैटो है। एक्चुअली इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज का एक कारण जो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी होता है। जिनको बहुत ज़्यादा दिनों से कब्ज रहता है उनको यूजुअली वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाया करते हैं। तो एप्पल और जो है स्वीट पोटैटो के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी मैनेज करता है। सेकंड थिंग कि सीडीसी का रिकमेंडेशन है कि इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए, स्पेशली वजाइनल इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको अपना ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल रखना है। तो ये एप्पल है या फिर जो स्वीट पोटैटो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन द सेंस कम होता है। तो आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा, और शुगर स्पाइक नहीं होगा तो आप बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और यहाँ तक कि सीडीसी का रिकमेंडेशन ये है कि फाइब्रस फूड यूज़ करने से बैक्टीरियल वजाइनोसिस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे। तो जो भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपकी स्पिनिच है, केल है, स्विस चार्ड है। उसके अलावा हम लोग की तरफ एक साग यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं चौलाई। तो आप उनको यूज़ करें। उसके अंदर बहुत सारे फोलेट होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फोलेट जो है वो सेल डैमेज को रिपेयर करता है। तो गो फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फर्मेंटेड फूड भी आप यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड फूड एक्चुअली जैसे कंबूचा है, इडली है। तो ये फर्मेंटेड फूड जो है वो एक्चुअली बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे तो इटसेल्फ ये जो है आपको हेल्प करेंगे आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। और नेक्स्ट व्लॉग बनाते हैं। तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड टेक केयर।